नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। टॉपिक हमारा है पानीपत की पहली लड़ाई पर। पानीपत का पहला युद्ध। यूँ तो आने को आपके वनडे एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस के में, आरपीएफ के में, रेलवे में, यूपी SSC में या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में सिर्फ वर्ष पूछी जाती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उसकी तारीख पूछ लेता है। किसी भी डीप एग्ज़ाम में डेट भी आ जाती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध ने तय कर दिया था भारत में मुगलों का भविष्य। तो इसी युद्ध का पोस्टमार्टम किया है, इस लड़ाई का पूरा पोस्टमार्टम है। अच्छे से बने रहिए क्लास में, और जिनको अच्छी जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल में भी प्रश्न पूछे जा सकने की पूर्णतः संभावना बनी रहेगी आपके किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अच्छे से इस क्लास को देखें। बहुत शॉर्ट नोटिस पे क्लास तैयार करिए जी मैंने। तो चर्चा करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई को। ठीक है, जैसे देखिए, अभी तो आप एक एक पॉइंट नोट करिए, वैसे भी मैं स्टोरी बताऊंगा। तो पानीपत का पहला युद्ध, हेडिंग तारीख 21 महीना अप्रैल था, वर्ष 1526 को युद्ध होता है जी। ठीक है, 1526 को 21 अप्रैल को ये युद्ध होता है, पानीपत में होता है। पानीपत कहाँ पर स्थित है? पानीपत तो पानीपत है आपका हरियाणा में, है ना, क्योंकि ये लड़ाई भारत के भीतर लड़ी गई। ये मूल कारण पढ़ करके ये भी समझ में आता है कि ये लड़ाइयाँ भारत के भीतर लड़ी गई, भारत के अंदर लड़ी गई। तो इन लड़ाइयों को हम हारे। भारत के बाहर अथवा ये लड़ाई होती तो इतना प्रभाव हो सकता है कि उस समय इतिहास में ऐसा नहीं होता कि मुगलों की इतनी ताकत बढ़ती अंदर। पानीपत कहाँ? हरियाणा में। दिल्ली से कितना दूर है? दिल्ली से सटा हुआ राज्य है। आज की स्थिति देखेंगे तो मानचित्र के माध्यम से। अब चर्चा करते हैं कि बाबर आया कैसे भारत कैसे आना हुआ, उसका निमंत्रण किसने दिया उसको। तो एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि घर के लोगों ने बाबर को बुलाया दिल्ली की गद्दी को हथियाने के लिए, दिल्ली की सल्तनत को हथियाने के लिए। 3 लोग थे, 3 लोगों ने बाबर को निमंत्रण दिया, बाबर को न्योता दिया भारत आने का और दिल्ली पर आक्रमण करने का। उन दिनों दिल्ली पर सल्तनत थी इब्राहिम लोदी की, जो कि 1517 से 1526 तक के बीच में लोदी वंश के अंतिम शासक, जो कि एक अफगान शासक थे, इब्राहिम लोदी शासन कर रहे थे। आगे देखिए, समझिए आप। तो उन दिनों दिल्ली का सुल्तान पूछा ही जाता है एग्जाम में, कौन थे? इब्राहिम लोदी थे दिल्ली के सुल्तान। शासनकाल था 1517 से शुरू हुआ, इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1526 तक जाता है। 17 से 26 तक सुल्तान का शासनकाल। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत में दिल्ली की सल्तनत को प्राप्त करने के लिए बाबर को 3 शासकों ने निमंत्रण दिया। कितने शासकों ने? 3 शासकों ने बाबर को बुलाया, निमंत्रण भिजवाया। आपस में एक दूसरे की वर्चस्व की लड़ाई थी ये वर्चस्व की लड़ाई के लिए 3 लोगों ने अलग अलग रूप से बाबर को निमंत्रण दिया कि भाई आप भारत आइए और भारत में लोदियों की सत्ता को खत्म कर दो, बिल्कुल इसका पतन कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। लोदी मतलब इब्राहिम लोदी की सत्ता को। तो कौन देता है पहला निमंत्रण? बाबर को निमंत्रण देने वाले, इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म अफगानिस्तान के फरगना में 1483 को हुआ था। वैलेंटाइन डे वाले दिन जन्म हुआ था इसका, लगा लो अंदाजा। मेरे ख्याल से इतिहास में 14 फरवरी डेट लिखी हुई है बाबर का, है ना। पहला व्यक्ति पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोदी, इसने निमंत्रण दिया। इससे क्या दिक्कत थी? इससे भी दिक्कत थी कि मुझे भी दिल्ली चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर आकांक्षा और महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति होता है। आप इतिहास में देखिए, आप वर्तमान में देख लीजिए। अगर इस समय की सरकारें चल रही तो व्यक्तियों के अंदर ये रहता है कि हमारा ही विस्तार हो पूरे भारत पर, है ना। राजनीतिक पार्टियों सभी कोशिश करते हैं, इवन कांग्रेस, बीजेपी और अदर रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया, भारत की जो क्षेत्रीय दल है, सभी की कोशिश है विस्तार करने की। तो उस समय भी थी इनकी कोशिश दिल्ली पर आने की। एक बार क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी ने इससे कहा कि भाई मुझे आपकी आवश्यकता है, आप आगरा आ जाइए, आगरा आकर के आपकी मुझे मदद लेनी है ना। क्योंकि इब्राहिम लोदी से उस समय कुछ अमीर सुल्तान थे, अमीरों का एक वर्ग था दिल्ली में, वो परेशान किया करता था, वो समस्या खड़ा करते थे इब्राहिम लोदी के सामने, आगरा में भी और दिल्ली में भी। ठीक है, तो इसको बुलाया दौलत खान को, दौलत खान लोदी को पंजाब से बुलाया। किसने बुलाया? इब्राहिम लोदी ने। तो ये तो नहीं आया, इसने अपना पुत्र दिलावर खां भेज दिया। इब्राहिम लोदी बड़ा नाराज हुआ कि आपको बुलाया है और आपने अपना पुत्र भेज दिया है। तो ये तो एक
छोटा सा मूवमेंट है जो इतिहास में दे रखा है, हालांकि इनकी भी आकांक्षा और इच्छा थी दिल्ली की सल्तनत को प्राप्त करने की। तो इब्राहिम लोदी नाराज हुआ। इब्राहिम लोदी ने इसको सबक सिखाने के लिए अपनी सैन्य टुकड़ी को भेजा, तो ये घबरा गया। अब इसने क्या किया कि अपने पुत्र को दिलावर खां को बाबर के लिए भेज दिया निमंत्रण देने के लिए कि बाबर को भारत बुलाया जाए और दिल्ली पर कब्जा कराया जाए। तो पहला व्यक्ति पंजाब का सूबेदार, दूसरा व्यक्ति राणा सांगा ने भी अपना दूत भेज करके निमंत्रण दे दिया था। राणा सांगा ने भी, राणा सांगा मेवाड़ का राजा था उन दिनों। राणा सांगा मेवाड़ का राजा जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़, जो कि ताकतवर राज्य था राजस्थान का। आज भी वर्तमान में आप नाम पढ़ते हो, म्यूजियम है, संग्रहालय, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, इन्हीं के इतिहास से भरा पड़ा है पूरा का पूरा मेवाड़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो राणा सांगा ने भी निमंत्रण दिया। इसने क्यों निमंत्रण दिया? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य भी 36 का आंकड़ा था। दोनों में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ठीक है, इन दोनों में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी वो मालवा के क्षेत्र को लेकर के, मालवा पे अधिकार को लेकर के, मालवा पर वर्चस्व को लेकर के। मालवा का पठार आजकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। मालवा एक राज्य था उस समय जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, आज भी एमपी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं हम, अगर वर्तमान स्थिति पढ़ेंगे। वहाँ का प्रधानमंत्री मेदिनी राय हुआ करता था। तो मालवा को लेकर के इन दोनों में वर्चस्व की जंग थी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी में। तो राणा सांगा ने भी एक अपना दूत भेज दिया बाबर को बुलाने के लिए। तब तक बाबर इन दिनों काबुल तक, कंधार को इनको जीत चुका था, लाहौर तक आ चुका था बाबर 1524 तक, जब उस समय ये घटना चल रही थी। ठीक है, तीसरा व्यक्ति इब्राहिम लोदी का चाचा जिसका नाम आलम खान लोदी, ये तो फाइनली चाहता था कि दिल्ली पर मेरा ही शासन हो, इब्राहिम लोदी को हटा करके। तो इसने भी निमंत्रण भिजवाया। किसके लिए निमंत्रण भिजवाया? बाबर के लिए। तो बाबर को बुलाने वाले 3 लोग थे, तीनों महत्वाकांक्षी थे। तीनों का ये मानना था कि दिल्ली की गद्दी हमें प्राप्त हो, या अलग अलग इनके थोड़े से और मतभेद थे, उनकी वजह से बाबर को निमंत्रण दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत लगे, कोई शक समस्या लगे तो पूछिएगा कमेंट करके। ये डिटेल्स में आप जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ काम आएंगे ये टॉपिक आपके लिए। अब देखिए, एक बार लड़ाई हो जाती है। पहले दौलत खां, पंजाब का सूबेदार है दौलत खां, आलम खां ये चाचा हो गया। आलम खान लोदी और दौलत खां ने 1526 में दिल्ली पर आक्रमण करने की कोशिश करी। दोनों ने मिलके, इन दोनों ने मिलके आक्रमण करने की कोशिश करी, लेकिन इब्राहिम लोदी ने इनको हरा दिया। ये साहब कोशिश कर चुके थे, ताकत दिखा ली इन्होंने, पूरी कोशिश कर ली कि कैसे भी इब्राहिम लोदी को हराइए, लेकिन इब्राहिम लोदी नहीं हारा। उसके पास सेना बहुत ताकतवर थी, बहुत श्रेष्ठ और कुशल सैन्य व्यक्ति कहा जाता था इब्राहिम लोदी को, लोदियों में सबसे जो अंतिम शासक था। तो उन्होंने कोशिश कर ली, तो चूँकि बाबर को निमंत्रण दे चुके थे, बाबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और इससे ज़्यादा क्या था, बाबर के हाथों में दोनों तरफ लड्डू थे। एक तरफ भारत से निमंत्रण मिल रहा है उसको, जो कि बहुत संसाधनों वाला देश था, पैसे वाला, सोने वाला, हीरो वाला देश था। उस तरफ उसने पश्चिमी भारत में, यानी कि बात करें सिंध वाले हिस्से में, लाहौर वाले हिस्से में, वहाँ तक अपनी विजय पताका फहराई हुई थी। उन इलाकों को जीत लिया था बाबर ने पूरा का पूरा। तो वो इलाके भी बाबर के पास थे। इधर भारत से निमंत्रण मिल गया, तो फिर भारत के लिए आता है। देखिए अगली लाइन में, नवंबर 1525 में बाबर काबुल से, नवंबर के महीने में 1525 में चलता है। उस समय भैया हवाई जहाज और वो फॉर्च्यूनर और वो तो हुआ नहीं करती थी, प्लेन से तो नहीं आया था बाबर, ना फॉर्च्यूनर से आया था बाबर, है ना किसी मर्सिडीज से आया था बाबर, रोल्स रॉयस से आया था बाबर। तो काबुल से दिल्ली के लिए आक्रमण के लिए उसकी सेना चलती है, उसके लिए वो वहाँ से प्रस्थान करता है नवंबर 1525 में। तो जैसे ही वो भारत में एंट्री करता है, यानी कि लाहौर के पास आता है, लाहौर से पंजाब में आता है, तो दौलत खां, कौन सा व्यक्ति, पंजाब का सूबेदार, ये सबसे पहले मिलता है बाबर की सेना के साथ, देखते चलिए। और उसका पुत्र दौलत खां का दिलावर खां, दोनों बाप बेटे मिल जाते हैं। चाचा आलम खान लोदी जो इब्राहिम लोदी का चाचा है, जे बाबर के साथ मिल गए। सबसे पहले जैसे ही बाबर पंजाब में आता है तो ये सबसे पहले बाबर के साथ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, संगठन बनाते हैं, कूटनीति बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं कि इब्राहिम लोदी को कैसे शिकस्त दी जाएगी युद्ध के मैदान में, कैसे हटाया जाएगा। अब आप समझ लीजिए, कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, जब आपके घर के लोग, आपके आसपास के लोग, आपके क्षेत्र के लोग, है ना, दूसरे की तरफ, दुश्मन की तरफ मिल जाएंगे, तो आपकी रणनीति पूरी उनके पास पहुंच जाएगी, आपकी स्ट्रेटजी पूरी उनके पास पहुंच जाएगी। आप किस तरीके से लड़ते हैं, आपकी सेना कैसे बिहेव करती है ना, आपकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आपके ऐसे पॉइंट हैं जो मजबूती वाले हिस्से हैं, तो सारी चीज़ें उनके पास पहुंच जाएंगी। तो ये पहले ही मिल गए साहब, यहाँ पे इन्होंने जी बहुत बढ़िया किया। अब आगे 12 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत के मैदान में पहुँच जाता है।
कौन सी तारीख को पहुंच जा रहा है? ये 12 अप्रैल को। अब 21 अप्रैल तक पहुंच जाएंगे जिस दिन युद्ध हुआ। आप देखते चलिए आराम से, ऐसा विश्लेषण लेकर के आएंगे, अलग अलग युद्धों का आपके लिए एक एक क्लास मिलती रहेगी। देखते रहिए प्रेम से और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, और लाइक करना ना भूलें क्लास को, ठीक है। तो 12 अप्रैल को सेना पहुंच जाती है। इसके अलावा 20 अप्रैल को, जो मैंने डेट इसमें लिखा नहीं है, 12 अप्रैल को बाबर की सेना और लगभग 20 अप्रैल 19 से 20 अप्रैल के पास इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत के मैदान में पहुंचती है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास कोई ऑप्शंस नहीं था सिवाय युद्ध करने के और अपनी दिल्ली को बचाने के, दिल्ली की सल्तनत को बचाने के। तो 20 अप्रैल को इब्राहिम लोदी की सेना पहुंचती है। तो फाइनली 21 अप्रैल को पानीपत का युद्ध हुआ। कौन सी डेट को हुआ साहब? 21 अप्रैल को हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी अफगान सैनिकों के साथ पूरी बहादुरी से लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा, पूरे कौशल से लड़ा। जितनी ताकत थी उसके अंदर, जितनी नीतियां थी, जितनी सैन्य कुशलता थी। सैन्य कुशलता होती है कि युद्ध के मैदान में सैनिक की लड़ने की जो स्ट्रेटेजी तय करती है कि किस हिसाब से वो लड़ेगा, विरोधी को कैसे पस्त करेगा, कैसे शिकस्त देगा विरोधी को, भाई साहब, ठीक है। तो अफगान सैनिकों के साथ पूरी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन युद्ध मैदान में ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है। युद्ध मैदान में ही मारा जाता है इब्राहिम लोदी, पूरी ताकत से लड़ने के बावजूद, सबसे ज़्यादा सेना होने के बावजूद। इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख लोगों की रही थी भाई साहब उस समय। 1 लाख लोग थे इब्राहिम लोदी के पास, और बाबर के पास तकरीबन 12,000 या 14,000 15,000 तक का उल्लेख है अलग अलग पुस्तकों में। इतनी सेना बाबर के पास थी सिर्फ, और 1 लाख सेना इब्राहिम लोदी की थी। 1,000 हाथी थे सेना के भीतर। लेकिन जैसे 20 अप्रैल को सेना जो आती है इब्राहिम लोदी की, क्योंकि बाबर की सेना ऑलरेडी पहले से थी पानीपत के मैदान में, तो उसने पूरा स्ट्रेटेजी देख लिया था। और ये वहाँ से तो पहले ही चले गए थे, इनको पूरा पता था। दौलत खां, दिलावर, आलम खां, ये पहले बाबर से मिलते हैं, पूरी प्लानिंग बता देते हैं कि कैसे लड़ना है, कैसे हराना है। तो सामने वाला क्या करेगा? घर का भेदी लंका ढाए, वो कहावत है, चरितार्थ है हमारे, जानते हैं जीवन में, पूरी रामायण काल से लेकर के, है ना। तो इब्राहिम लोदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया जाता है बाबर की सेना के द्वारा। इस चारों तरफ से घेरने की जो एक व्यवस्था उसकी सेना में चलती थी, इसे तुलगमा पद्धति कहा गया। बाबर ने भारत में तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किया। इसे तुलगमा पद्धति का मतलब छल नीति, छल से अटैक करना, दूसरे को पता नहीं है, सेना को पता नहीं है, आपने अटैक कर दिया, चारों तरफ से घेर करके, और बाणों की बरसात कर दी। जितने बाण चलाए जा सकते थे बाबर की सेना के द्वारा, अनाधुंध जितने भी बाण चलाए जा सकते थे, अंधाधुंध बाण चलाए गए घेर करके सेना के ऊपर। तो इसे छल नीति बोला गया। आमने सामने नहीं लड़ा बाबर, इसमें इतिहासकारों ने कहा है सेना को घेर करके लड़ा था, इब्राहिम लोदी की सेना को घेर करके, ठीक है। लेकिन फिर भी बहादुरी से मुकाबला किया इब्राहिम लोदी ने इस युद्ध में। तो इब्राहिम लोदी और इसका एक मित्र था, ग्वालियर का शासक राजा था ग्वालियर का, विक्रमजीत, ये इब्राहिम लोदी का मित्र था। ये भी लड़ा पूरी बहादुरी से और ये भी मारा गया। ये ग्वालियर का शासक था, पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया। तो पॉइंट है कि मध्यकालीन इतिहास का पहला शासक युद्ध मैदान में ही मारा गया। भारत के इतिहास में पहला शासक था इब्राहिम लोदी, पहला शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया था भाई साहब। विक्रमजीत इसका मित्र था, ये भी मारा गया, ग्वालियर का था विक्रमजीत। आगे बात करते हैं इब्राहिम लोदी की सेना। जी मैंने कुछ बताया, 1 लाख सैनिक थे और 1,000 हाथी थे इब्राहिम लोदी की सेना में, जैसा बता दिया। और बाबर की सेना में लगभग 12 से 14,000 सैनिक थे। लेकिन बाबर फिर भी जीत गया। कैसे जीत गया? बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया। एक अली मुस्तफ़ा, एक व्यक्ति था अली मुस्तफ़ा बाबर की सेना में, जो कि एक तोपची के रूप में इसने काम किया था। किसके रूप में काम किया था? तोपची के रूप में इसने पानीपत की पहली लड़ाई में काम किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, एक उस्ताद अली था और एक मुस्तफ़ा था, 2 व्यक्ति थे। ये प्रसिद्ध तोपची थे बाबर के, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। नाम लिख लेना, बड़े एग्जाम्स में पूछे गए दोनों नाम। इन्होंने लगातार तोपों से गोले दागे इब्राहिम लोदी की सेना पर, जो कि इससे पहले तोपों का इस्तेमाल भारत के इतिहास में नहीं आता है। तो तोपों से और तोपों के गोलों से लगातार इब्राहिम लोदी की सेना छिन्न भिन्न हो गई और इब्राहिम लोदी मारा जाता है, ग्वालियर का शासक मारा जाता है। ये पहला इतिहास में उदाहरण मिलता है कि युद्ध मैदान में शासक को मारा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बाबर ने इसमें तोपों का पहली बार प्रयोग किया। ये पढ़ने को मिलता है, एग्जाम्स में आता है। पानीपत की पहली लड़ाई में काय का इस्तेमाल किया बाबर ने?
तोपों का इस्तेमाल किया। कौन सी नीति का इस्तेमाल किया? तुलगमान नीति का इस्तेमाल किया। इसे छल नीति कह सकते हैं, यानी कि सेना को अलग अलग हिस्सों में बांट करके, टुकड़ों में विभाजित करके अचानक से अटैक करना आपके ऊपर, इसे बोलते हैं छल नीति। जैसे आजकल नक्सली गोरिल्ला युद्ध के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हमारे नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं, जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र का रीजन है दक्षिण वाला, यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, गोरिल्ला युद्ध में वो काम करते हैं इसी तरीके से। तो तोपों का और तुलगमा नीति, इसको रूमी नीति भी कहा गया है। तोपों को चलाने की जो व्यवस्था थी उसे रूमी नीति नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से विक्रमजीत भी ग्वालियर का मारा गया, इब्राहिम लोदी भी मारा गया। तो भारत में लोदियों की सत्ता का क्या हो गया? हमेशा के लिए सूर्य अस्त हो गया, हमेशा के लिए सूर्य अस्त हो गया, हमेशा के लिए अफगानों की सत्ता खत्म कर दी गई भारत से। और भारत में 27 अप्रैल यानी कि कुछ दिन बाद 21 अप्रैल के 27 अप्रैल को मुगल वंश की नींव बाबर रखता है, ठीक है। और बाबर के साथ चूंकि उसका पुत्र कौन था? हुमायूं साथ में था। तो हुमायूं को वो कहाँ भेजता है? आगरा भेजता है, ग्वालियर भेजता है। तो हुमायूं ग्वालियर में विक्रमजीत के परिवार से मिलता है, जो विक्रमजीत इनके साथ लड़ा इब्राहिम लोदी के, उनके परिवार से हीरा को लेता है। विक्रमजीत का परिवार, ग्वालियर का राजा कोहिनूर का जो हीरा था वो हुमायूं को भेंट करता है और हुमायूं बाबर को देता है दिल्ली आकर के, ठीक है। तो इस तरीके से ये रणनीति, हालांकि बाबर विक्रमजीत का जो परिवार है ग्वालियर के राजा का, उसके परिवार से कुछ नहीं कहता है और परिवार को अपने संरक्षण में रखता है और अच्छे से रखता है। लेकिन एक समय में बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी की जो माँ थी, उन्होंने बाबर के खाने में जहर भी मिलाया था, ऐसा उल्लेख है। क्या मिला दिया था? जहर। लेकिन बाबर को पता चल गया तो बाबर ने उस खाने को नहीं खाया। हालांकि उसने सारे परिवार के लोगों को दंड दिया और उसकी माँ को भी जेल में डाल दिया। किसकी माँ को? इब्राहिम लोदी की माँ को, ठीक है। और विक्रमजीत के परिवार को भी उसने संरक्षण दिया था पूरा का पूरा। इस तरीके से ये स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इब्राहिम लोदी, और देखो बुलाने वाले कौन थे? राणा सांगा भी थे बुलाने वाले। अब इन्हीं के लिए थोड़ा सा उल्टा पड़ गया यहाँ पे, इन्हीं के लिए क्या हो गया? दिक्कत आ गई। अब बाबर क्या करता है कि इस लड़ाई के बाद तो वापस चला जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है, वापस अफगानिस्तान चला जाता है। इधर कैसे छोड़ जाता है? कुछ अपने सैनिकों को छोड़ जाता है कि भाई आप ग्वालियर देखो, आप आगरा देखो, आप दिल्ली देखो। हुमायूं को भी इधर छोड़ के चला जाता है, काबुल जाता है। और काबुल के बाद फिर दोबारा उसके दिमाग में आता है कि नहीं भाई, भारत पे शासन करना है, इतना बड़ा देश जीता है अपने। वापस आता है वो। वापस आने के बाद वो देखता है कि सबसे पहले दिक्कत कहाँ थी, कहाँ से आएगी उसे दिक्कत। तो दिक्कत आने वाली थी राजपूत शासक से उसे। तो फाइनली उसने निश्चय किया कि अब भारत में ही रहना है बाबर ने। तो भाई साहब जिन्होंने बुलाया था वो उन्हीं के लिए उल्टा पड़ गया बाबर। तो निमंत्रण किसने दिया? राणा सांगा साहब ने दिया था, मालवा को लेकर के, है ना, क्योंकि उन्होंने वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा में। अब राणा सांगा के लिए उल्टा पड़ गया। अब बाबर ने कहा कि अब मैं तो इंडिया में ही रहना है, मुझे तो भारत में ही रहना है। भारत में रहना है तो युद्ध लड़ेंगे हम। तो खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध की स्टोरी फिर लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो खानवा का युद्ध लड़ता है महाराणा सांगा से। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। एक एक करके जो विरोधी थे बाबर के दिल्ली के आसपास, सभी को नेस्तनाबूद करता है, सभी को नष्ट करता है, सभी को परास्त करता है, सभी को हराता है। फाइनली उसके बाद पूरी ताकत से मुगल साम्राज्य स्थापित होता है, ठीक है। तो खानवा भी बताएंगे, चंदेरी भी बताएंगे। सारे युद्धों को इस तरीके से एक शॉर्ट नोटिस पे क्लास में लेकर के आया करूंगा, पूरा डिटेल से पूरा विश्लेषण उसमें हम आपको समझाएंगे। तो ये टॉपिक कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। इस युद्ध की खुशी में बाबर ने अफगानिस्तान जाकर के चांदी के सिक्के जारी किए थे। फिर बाबर को कलंदर की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। बाबर को कौन सी उपाधि से? कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जारी किया था। कौन सा? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का उधर जारी किया। और बाबर ने भारत में एक काबुली मस्जिद का निर्माण कराया पानीपत में, एक मस्जिद उसने बनवाई सम्मल जिले में जामा मस्जिद, और एक मस्जिद बनवाई उसने फैजाबाद में, जैसे बाबरी मस्जिद कहते थे, जिसके सेनापति था बाबर का मीर बाकी, उसने बनवाई थी। और फिर उसके बाद अभी निर्णय आया था, आपको पता ही, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया अभी 22 जनवरी 2023 को। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अपने कमेंट्स करते रहें, अपने सुझाव देते रहें, जैसे और बेहतर हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राधे राधे।